हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन राजस्थान में। आज का हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टनरशिप फर्म। हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, इंडिया में तो बहुत फेमस वर्ड है कोऑपरेट करो कोऑपरेट करो। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें कुछ लोग मिलके आपसी कोऑपरेशन से, आपसी सहयोग से एक बिज़नेस को चलाते हैं। अच्छा, सहयोग से हो रहा है तो फिर बिज़नेस कैसे हुआ? क्योंकि बिज़नेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। तो आप अपना सहयोग दे रहे हैं और दूसरा प्रॉफिट कमा रहा है, ऐसे कैसे होगा? तो ये तो सहयोग चलेगा नहीं ज़्यादा दिन तक। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनका मेन जो टारगेट होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपसे कोई सहयोग मांग रहा है कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए। अच्छा, आप हेल्प कर भी देते हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि सामने वाले को ज़रूरत है, आपको ऐसा महसूस हो कि सामने वाला तो करोड़पति है और फिर भी वो हेल्प मांग रहा है, तो फिर आप हेल्प नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उसमें इच्छा, आपकी अपनी इच्छा है, उससे आप जुड़ सकते हैं और उस ग्रुप के अंदर आप अपना सहयोग दे सकते हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो उसका भी कुछ हिस्सा आपको मिलता है। इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन चलता है। ठीक है, अगर मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूँ तो मेरी लाइफ में तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ है मेरा। तो मुझे तो अच्छे से मतलब प्रैक्टिकली भी पता है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है। और अगर आपने अपने आसपास कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन देखा है तो आपके लिए भी ये समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। वैसे तो ये समझना आसान ही है, ये कोई ऐसे डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बट फिर भी प्रैक्टिकली अगर हम किसी चीज़ को देख लेते हैं, फील कर लेते हैं या अपने आसपास उस चीज़ की प्रेजेंस को महसूस कर लेते हैं तो हम उसको अच्छे से रिलेट कर पाते हैं हमारी लाइफ से, और इतना ही होता है। A cooperative form of business is different form of business enterprises. In this form, the main motive is not earning profit, but the main motive of cooperative organization is mutual help. मतलब ये एक अलग तरीके का बिजनेस एंटरप्राइजेस होता है जिसका मेन टारगेट प्रॉफिट अर्न करना ना होके क्या करना होता है, म्यूचुअल हेल्प करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको लेके ये क्या करता है, शुरुआत करता है। कहते हैं ना कि आपका विजन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है किसी काम को करने का। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि म्यूचुअल हेल्प करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना। इट वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मूल मंत्र जो रहता है, रूट जो एक आइडियोलॉजी रहती है वो यही रहती है कि सब एक के लिए और एक सब के लिए, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। इस आइडियोलॉजी पे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। एक वॉलेंट्री ग्रुप होता है। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से एक एसोसिएशन बनता है पीपल्स का, एक दूसरे की हेल्प करने का क्या रहता है, उनका मेन टारगेट रहता है। ए मिनिमम ऑफ 10 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो एक ही फैक्चुअल बात आ जाती है जिसे हमें ध्यान रखना है कि मिनिमम कितने लोग होने जरूरी हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए, जो है 10 लोगों का होना कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए जरूरी है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना क्या है, कंपलसरी है। और किस एक्ट के तहत है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन सा एक्ट है जिस एक्ट के अंडर में कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम रजिस्टर करते हैं। द कैपिटल ऑफ cooperative organization is contributed by the member only in the form of share capital. The cooperative organization raise loan also from the banks. वो ये कह रहा है कि कोऑपरेटिव कोई भी बिजनेस रन करेगा तो कैपिटल तो चाहिएगा, भले आप प्रॉफिट ना कमाना चाहते हो फिर भी बिजनेस को रन करने के लिए आपको कैपिटल तो चाहिए। अब वो कैपिटल लाएगा कौन या लाएंगे कहाँ से? तो जो मेंबर अपनी इच्छा से उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो लोग ही क्या करेंगे, उसके अंदर अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने तरफ से पैसा डालेंगे उस बिजनेस के अंदर। और वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो
बैंक से लोन भी ले सकती है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी डायरेक्ट लोगों का पैसा अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करवा सकती। अगर वो किसी का पैसा ले रही है तो जरूर वो उसका मेंबर होगा। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना जरूरी है अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई पर्सन पैसे लगा रहा है तो, ठीक है। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोसाइटी which has objective for the promotion of economic interest of its member in accordance with cooperative principle। ये कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो प्रमोट करना होता है क्या, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। मतलब ये हुआ कि वो जो उसके मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करता है, उनको फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश करता है क्या, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। और इस टारगेट को अचीव करता है किसके साथ में, म्यूचुअल हेल्प और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स बोले तो कि एक दूसरे का सहयोग करना, ठीक है। सहयोग जो है वो सबसे ऊपर रहता है और दूसरों की हेल्प करना भी सबसे ऊपर प्रायोरिटी रहती है बजाय प्रॉफिट के। अब हम इसके फीचर्स देखने वाले हैं, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है। वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है जो लोग इस किसी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं वो अपनी इच्छा से जुड़ना चाहते हैं, इसमें फोर्सफुली कुछ नहीं होता। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ठीक है। नेक्स्ट बात, इक्वल वोटिंग राइट्स। इसमें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल वोटिंग राइट होता है। अच्छा, आगे हम कंपनी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इक्वल वोटिंग राइट क्या होता है। अगर आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शेयर मिलता है, और अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मेंबरशिप मिलती है। तो डिफरेंस क्या रहता है कि जितने ज़्यादा आपके पास शेयर होंगे उतने ज़्यादा आपके पास क्या होगी, वोटिंग पावर होगी। क्योंकि कंपनी के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। तो जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा शेयर खरीद लेगा और उसके पास ज़्यादा वोटिंग पावर आ जाएगी। ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में नहीं होता। यहाँ पे 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट होता है, ना कि उसने कितना पैसा डाल रखा है और उसके हिसाब से उसको वोटिंग पावर दे दी जाए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्वल वोटिंग राइट का यहाँ पे क्या मतलब है। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ 1 मैन 1 वोट, ठीक है। एक आदमी के पास सिर्फ एक वोट डालने की कैपेसिटी होती है। जैसे कि आप जो इलेक्शन के अंदर वोट डालते हैं उस तरीके से कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो उसके वोट का काउंट एक ही माना जाता है, और कितना ही गरीब आदमी क्यों ना हो उसके वोट का जो काउंट है वो एक ही माना जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, इक्वल वोटिंग राइट का प्रिंसिपल है, जो कि क्या है, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, आप सभी जानते हैं। तो डेमोक्रेसी में एक आदमी का एक ही वोट काउंट होता है, डजंट मैटर वो किस सोसाइटी से किस क्लास से बिलोंग करता है। सर्विस मोटिव, इसका मेन मोटिव रहता है सर्विस प्रोवाइड करना। द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना इसका मेन टारगेट रहता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। बार बार एक बात घूम फिर के आ रही है कि प्रॉफिट अर्न करना ना हो के कॉपरेशन करना होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है अपने मेंबर्स को, अपने मेंबर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट का एडवोकेशन करना होता है। ये सब इसके मेन प्रायोरिटीज रहती है, ना कि प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा एक है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी लगभग हम जिस भी फॉर्म ऑफ बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे ये पॉइंट जरूर आता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है कि आपको किस फॉर्म ऑफ द बिजनेस को एडॉप्ट करना चाहिए। हमेशा जब कोई भी पर्सन ये सोचता है कि मुझे बिजनेस करना है तो वो इन क्रूशियल पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर को एडॉप्ट करता है कि मुझे किस स्ट्रक्चर के साथ में मार्केट में अपने बिजनेस को चलाना है। तो उनमें से एक की बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी फैक्टर को बोलें तो उनमें से कुछ एक है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब कि क्या बिजनेस और बिजनेस के मालिक को अलग अलग माना जाएगा? तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के केस में बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है। अगर वो उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो कानून की नज़रों में वो एक लीगल आदमी बन जाता है, एक लीगल पर्सन बन जाता है। उस केस में उसके मालिक और वो बिजनेस अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं।
जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद अपने नाम से ज़मीन भी खरीद सकती है, वो खुद अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, वो सारे लीगल काम है ना अपने नाम से कर सकती है। कौन? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और उसके जो मालिक रहते हैं वो अलग रहते हैं। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आती है आपके हाथों दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ, जो मेन रहता है कि लाइबिलिटी क्या रहेगी, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, क्योंकि इसमें बिजनेस अलग है और उसके मालिक अलग हैं। अगर बिजनेस ने लॉस कर दिया तो मालिकों का उतना पैसा ही डूबेगा जितना कि उनका क्या है उसमें शेयर है, जितना कि उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। जो क्रेडिटर है या कोई बैंक है जो बिजनेस से पैसा मांगता हुआ रह जाता है, वो उनके मालिक जो बचे हुए हैं उनकी पर्सनल वेल्थ पे क्लेम नहीं कर सकता। क्रेडिटर जो है, जो हमारे बिजनेस में पैसा मांगते हैं, वो हमारे जो हम मालिक हैं उस बिजनेस के, कोऑपरेटिव सोसाइटी के हम मेंबर हैं, हमारी पर्सनल वेल्थ पे वो क्रेडिटर्स क्लेम नहीं कर सकते। ये बेनिफिट हमें कहाँ से मिलता है? सेपरेट लीगल एंटिटी से ये हमें बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। अगर बिजनेस ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर प्रॉफिट होता है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ना कि जिसने ज़्यादा पैसे लगाए हैं उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। क्योंकि अगर हम बात करें पार्टनरशिप के अंदर तो जनरली उसके अंदर क्या होता है, जो पार्टनर जितने ज़्यादा पैसे लगाता है उसको उतना बड़ा शेयर मिलता है, ठीक है। उसके बाद में हम कंपनी भी देखेंगे, कंपनी के अंदर जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर होते हैं उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। और शेयर उसके पास कब ज़्यादा होंगे? जब वो खुद ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं उसी को ज़्यादा प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलती है, ये हमें समझ में आ रहा है। पर ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में नहीं होता। इसमें इक्वली जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाता है। अगर 10,000 का प्रॉफिट हुआ है और 10 लोग हैं तो सबको 1,000 रुपए बांट दिए जाएंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि 10,000 लोगों में जो 10 लोग हैं उन्होंने कितने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है हमारे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो उसकी क्या मेरिट रहती हैं? इजी टू फॉर्म रहता है। आपने अभी पढ़ा कि इसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं। सोल प्रोप्राइटर के केस में आपने देखा था कि जो आपका बिजनेस रहता है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल होता है, पार्टनरशिप में भी ऑप्शनल होता है, एचयूएफ के अंदर भी ऑप्शनल होता है। बट ये पहला और स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कंपलसरी है। और इसके अंदर भी हम पढ़ रहे हैं कि ये इसको बनाना आसान है। ऐसा कैसे? क्योंकि इसमें इसको बनाने के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं वहाँ पे आपको कम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कम लोगों से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। जो मैं बता रहा था कि मेरे लाइफ में मैंने इसका एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है। सिर्फ आधार कार्ड या एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे 10 लोग इकट्ठे होते हैं और वो एक अपना वोटर आईडी टाइप से पहचान पत्र लेके जाते हैं और उससे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की इसमें ज़रूरत होती ही नहीं है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट इसमें एक्सेप्टेड है तो लिमिटेड इसमें लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कंटिन्यूटी। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर एक फीचर होता है, उसका एक बेनिफिट होता है कि वो एक कंटिन्यूटी के अंदर रहता है, क्योंकि वो एक कानून के द्वारा पैदा किया हुआ क्या है, पर्सन है। कानून ने उसको रजिस्टर कर दिया है तो उसको मारने का अधिकार या खत्म करने का अधिकार या बोले डिसॉल्व करने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? लॉ के पास है, कानून के पास है। तो अगर मेंबर आते हैं छोड़ के चले जाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 मेंबर से ज़्यादा हमेशा रहने चाहिए। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो चलती जाएगी, ठीक है। फोर्थ है डेमोक्रेटिक सेटअप। 1 पर्सन 1 वोट का मेन जो रहता है इसमें आइडियोलॉजी रहता है, तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। सब लोग आपस में मिलके मैनेजमेंट चलाते हैं। ओपन मेंबरशिप। इसमें मेंबरशिप जो होती है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती कि आपको अगर मेंबर बनना है तो ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, आपका फाइनेंशियल स्टेटस ये होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, ऐसे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होते। ओपन मेंबरशिप होती है। आप जाइए और उसका मेंबर बनने की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करिए और मेंबर बन जाइए। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। इसमें ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों को हायर नहीं करते, क्योंकि कॉपरेशन के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो सब लोग जो काम है वो मिल बांट के करते हैं, ठीक है। जो भी बिजनेस के काम रहते हैं वो सभी लोग मिल बांट के कर लेते हैं। तो इनको बाहर से लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती जो बिजनेस को चलाएं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट पैट्रोनेज। स्टेट पैट्रोनेज का मतलब है
कि गवर्नमेंट जो है, जो लोकल गवर्नमेंट है और जो वैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स रहती हैं, वो हेल्प करती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को ग्रो करने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट का मेन क्या होता है, सरकारों का जो मेन उद्देश्य क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अपलिफ्टमेंट हो, पॉवर्टी से वो बाहर आए। और कोऑपरेटिव सोसाइटी इसी फील्ड में तो काम करती हैं, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट काफ़ी सारे रिलैक्सेशन देती है। बैंक भी उनको कंसेशनल रेट पे इंटरेस्ट कम करके उनको लोन प्रोवाइड करता है, और भी काफ़ी सारे उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। टैक्स वगैरह के अंदर भी इनको काफ़ी छूट मिलती है। सोशल यूटिलिटी, सोशल यूटिलिटी बोले तो इस द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट सोशल जस्टिस एंड म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल जस्टिस को और म्यूचुअल कॉर्पोरेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। दे प्रमोट सेल्फ हेल्प, वो खुद के दम पर वो इंडिपेंडेंट होके किसी काम को करते हैं, तो वो आपस में सेल्फ हेल्प को भी प्रमोट करते हैं। मॉरल वैल्यूज को भी वो सोसाइटी में रिवाइव करते हैं अमंग द मेंबर्स। क्योंकि आप देखेंगे कि जब पैसे की बात आती है, जब प्रॉफिट की बात आती है, तो कैपिटलिज्म का जन्म हो जाता है। और कैपिटलिज्म में हेल्प करना या फिर दूसरों के भले के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जाता, ठीक है। हम जो इंडिया के अंदर है वो मिक्स सिस्टम है, कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म है। तो उसके अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रहती है उनके कंधों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है कि वो सोसाइटी के अंदर जो पूंजीवादी विचारधारा है उसको ज़्यादा बढ़ने ना दें, और बैलेंस बना के रखें मॉरल वैल्यूज़ के अंदर, और हेल्प करने, एक होता है ना ह्यूमैनिटी के अंदर, बैलेंस बना के रखें। डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जितने प्लस पॉइंट्स होते हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हाईली स्किल्ड पीपल्स हैं उनका यहाँ पे अभाव रहता है, क्योंकि सोसाइटी में वो लोग वैसे ही कम है। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो मेन काम करती है, ज़्यादा बेनिफिट कहाँ मिलता है इनको, रूरल एरियाज़ में मिलता है। वहाँ पे एफिशिएंट एंड ट्रेंड लोगों की क्या रहती है, कमी रहती है। और अगर कोई इतने ट्रेंड लोग हैं भी तो वो इतने इच्छुक नहीं होते फ्री में अपनी सर्विस देने के लिए। तो इसमें क्या रहता है कि जो लोग अपनी इच्छा से जुड़ते हैं उनके पास इतनी स्किल्स नहीं होती कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चला पाएँ। तो उससे क्या होता है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट से वो ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छे से रन नहीं कर पाता, एट लास्ट वो बंद हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऐसा एक रहता है ना कि भी हम तो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, हम फ्री में काम कर रहे हैं। तो अगर थोड़े से टाइम तक अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व रहता है और वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चलता, तो एक बात आ जाती है, जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो सोचते हैं यार हम मेहनत कर रहे हैं और लोग हमें सहयोग ही नहीं कर रहे, तो हमें तो नहीं रहना है यहाँ पे। और जो लोग आराम से बैठे देख रहे हैं कि यार इनसे कुछ हो तो जाता रहा नहीं है, या रोज़ आते हैं और कोई काम भी नहीं होता, तो क्यों ना कोई और ही काम कर लिया जाए, तो वो भी उसको फिर छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक यूनिटी वाला फैक्टर है वो यहाँ पे वीक हो जाता है, क्योंकि पैसा ही आदमी को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगर उसको ये फील होता है कि मैं जितनी ज़्यादा मेहनत करूँगा उतना ज़्यादा मुझे पैसा मिलेगा, तब वो ज़्यादा एफर्ट डालता है। और यहाँ पे वो टारगेट तो होता ही नहीं है, तो जो मेंबर्स हैं वो इतने मोटिवेटेड नहीं होते उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। फिर है लिमिटेड कैपिटल की तो जरूरत रहती है, जिसके ऑप्शंस भी यहाँ पे लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि मेंबर्स ज़्यादा कैपिटल प्रोवाइड नहीं करवा पाते। और जो लोन लेने की कैपेसिटी बैंक से होती है वो भी इनकी काफ़ी कम रहती है, क्योंकि इनके पास वैसे कोलैटरल सिक्योरिटी कुछ होती नहीं है। तो एक रिस्क फैक्टर भी रहता है बैंक के लिए कि अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन देता है तो वो बैड डेब्ट्स हो सकता है। लास्ट है नो मोटिवेशन की बात मैं आपको ऊपर वाले पॉइंट में समझा चुका हूँ, किसमें कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर। तो मोटिवेशन, आपको पैसा नहीं मिलता तो मोटिवेशन कम रहता है इसमें। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, जैसा कि इसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अच्छा, इतने ज़्यादा फ्रॉड होने शुरू हो गए थे बीच में, तो जो एक्ट है उसके अंदर रेगुलेशन है कि आपको ऑडिट भी करवानी है और बाहर के लोगों का इसमें इंटरफेयर रहता है। तो एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए जो वैसे ही इनएफिशिएंट है, वहाँ पे लोग है ही नहीं कि प्रॉपरली उसको मैनेज कर सकें, और वहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि आप अकाउंट्स को ऑडिट करवाएं, अकाउंट्स को मेंटेन रखें, आप ये फॉर्मेलिटी पूरी करें, पूरा फाइल करें, रिटर्न फाइल करें। तो उस तरीके से क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उनको लगती है। कहते हैं ना कि एक
जो बहुत ही बीमार व्यक्ति है उसके लिए तो सर दर्द ही बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, और एक अगर पूरा फिजिकली फिट है उसके लिए कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ा दर्द भी वो उसको झेल लेता है। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ लें कि एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट इतना कंट्रोल नहीं करती, बट ये ऑर्गेनाइजेशन इतने वीक होते हैं कि जितने गवर्नमेंट के कंट्रोल हैं वो भी इनको एक्सेसिव लगते हैं, बस इतना समझना है आपको। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इन टाइप्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी प्रेजेंस आपने अपने लाइफ में जरूर फील की होगी। हम उनके एग्जाम्पल देख रहे हैं वन बाय वन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, कि जिस तरीके की एक्टिविटी, जिस तरीके की एक्टिविटीज़ ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके आधार पे हमने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया है। पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए काम करती है, जहाँ पे कंज्यूमर का शोषण होता है तो वहाँ पे जाके उसको अवेयर करती हैं, उनको साथ में लेके वो लीगल हेल्प उनको प्रोवाइड करती है। जैसे अगर किसी कंज्यूमर के साथ फ्रॉड हो गया और उसको पता ही नहीं है कि भी अब उसकी कंप्लेन कहाँ करनी है, एडवोकेट कैसे करना है और क्लेम कैसे फाइल करना है, ये सब इसमें वो हेल्प करती हैं। दूसरा, कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने में भी ये हेल्प करती हैं। सेकंड है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स को भी क्या जरूरत रहती है कि उनको अच्छे से रॉ मटेरियल टाइमली प्रोवाइड हो, ज़्यादा स्ट्राइक्स ना हो फैक्ट्रीज के अंदर, उनकी जो मार्केट तक रीच है वो भी इकोनॉमिकल रहे, ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। तो इस फील्ड के अंदर भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, जो प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करती हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। प्रोड्यूसर ने माल प्रोड्यूस कर दिया, जैसे फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स ने अपनी फसल को प्रोड्यूस कर लिया, गेहूं उगा लिया, कपास उगा लिया या चना उगा लिया, तो उसको मार्केट करना, अच्छे दाम पे बेचना। उसी तरीके से जैसे प्रोड्यूसर, अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं, प्रोड्यूसर्स ने कुछ प्रोड्यूस बनाया है। जैसे हम आगे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखेंगे मिल्क का। जैसे मिल्क मैन जो गाँव में छोटे छोटे किसान होते हैं जिनके पास एक एक दो दो गायें हैं, उन्होंने दूध पैदा कर लिया पर वो अच्छे दामों पे बेच नहीं पा रहे, तो वो क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं। अगर वो कोई ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं लाइक व्हीट या चना, कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको ग्रेड करके बेचना, उसकी अलग अलग क्वालिटीज़ बना के बेचना, उसको पैक करके बेचने से उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, और उसकी मार्केटिंग भी करना, ठीक है, एक ब्रांड एस्टेब्लिश करना मार्केट के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर भी वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। नाम में क्रेडिट है, इसका मतलब क्रेडिट हेल्प प्रोवाइड करना। जो छोटे किसान हैं, जो मिडिल मैन रहते हैं, जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम ज़मीन है, या फिर ऐसे किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो मजदूरी टाइप से करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे ज़मीन लेके फिर उस पर खेती कर रहे हैं, उन लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी ये प्रोवाइड करती हैं। फिफ्थ है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़। ऐसी सोसाइटी जो फार्मर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, नॉलेज, नो हाउ, ये सब प्रोवाइड करवाते हैं ये। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो ये बहुत फेमस है, क्योंकि गवर्नमेंट में जैसे एलडीसी जो रहते हैं, यूडीसी रहते हैं, या कोई थर्ड ग्रेड टीचर है, इनकी सैलरी इतनी नहीं होती। अगर इनका ट्रांसफ़र किसी बड़े शहर में हो गया या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो गया, तो इनके लिए घर बनाने में बहुत मुश्किल बात हो जाती है उस एरिया में। तो यहाँ पे रोल आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। समाज में ऐसा वर्ग जो घर प्राइवेटली अपना घर नहीं बना पाता, तो उन लोगों के लिए ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये काम करती हैं। ये इनको रीज़नेबल रेट पे घर प्रोवाइड करती हैं, या फिर इनको ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पे घर प्रोवाइड किया जाता है जिसको ये इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, आसान किस्तों में, या 20 साल का 25 साल का लोन जो होता है, लॉन्ग टर्म जो लोन होता है, उसमें डिवाइड करके वो घर इनको प्रोवाइड करवा देते हैं। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में क्वालिटी हाउस प्रोवाइड किए जाते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखें, गुड क्वालिटी ऑफ हाउस एट द रीजनेबल प्राइस ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोवाइड करती हैं। ये आ गया है जो 2019 के अंदर जो पेपर हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक उदाहरण है, नीचे ऑप्शन था जिसमें करेक्ट आंसर था अमूल का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से कैसे उठते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो मैंने ये पीडीएफ बनाई है उसमें एनसीईआरटी को भी कंसीडर किया है,
और हम जब एमसीक्यू करेंगे तब भी एनसीईआरटी के जो एमसीक्यू रहते हैं या और जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 100% हमारा जो क्वेश्चन है वो अगर इस चैप्टर से आएगा तो वो हमारा करेक्ट होगा। एवरीडे, ये अमूल के ऊपर कुछ डिटेल जानकारी है जो आप पढ़ सकते हैं। बस ये जानकारी दे रखी है कि अमूल कलेक्ट करता है, इतना मिल्क कलेक्ट करता है, कितने लोग जुड़े हुए हैं, 2.12 मिलियन फार्मर इनसे जुड़े हुए हैं, जो उनमें से काफ़ी सारे तो क्या है, इलिटरेट हैं, अनएजुकेटेड हैं, इनका टर्नओवर कितना है, ये सब बातें हैं। वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में एस्टेब्लिश हुआ है। तो आप देख लें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हमने लिमिटेशन की भी बात करी, मेरिट्स की भी बात करी। तो जो लिमिटेशंस हैं उनको ओवरकम किया जा सकता है। आप में विल पावर होनी चाहिए। अमूल के जो फाउंडर थे उनके अंदर ये विल पावर थी कि हम लोगों को जोड़ेंगे, उनके अंदर ये इच्छा शक्ति थी, उनका एक उद्देश्य था, विजन था, ऑब्जेक्टिव था कि वो लोगों की हेल्प करना चाहते थे। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं चाहते थे, वो लोगों की हेल्प करना चाहते थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारी अगली वीडियो में। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।